तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। और ये वेनम द लास्ट डांस मूवी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वेनम की तीसरी मूवी है जो कि दुनिया भर में आज ही रिलीज हुई है। और हाँ, वेनम 3 मूवी को लेकर सबसे खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें न सिर्फ कई सारे सिम्बियोट्स दिखे हैं बल्कि उन सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ उनका गॉड यानी कि नल भी दिखाए। सो इसीलिए चलिए हम भी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर वेनम द लास्ट डांस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो भी लोग अब तक इस मूवी को नहीं देख पाए हैं वो सब लोग भी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप सब वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। सो वेनम 3 की स्टार्टिंग होती है क्लिंटार से, जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लिंटार के अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं एंड उन सभी सिम्बियोट्स के बीच में बैठा होता है नल, वही नल जो कि इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर नल कैद होता है क्योंकि नल के हाथ पैर और उसके शरीर को उसके आसपास के सिम्बियोट्स ने जकड़ के रखा होता है। वो कहता है मैं नल हूँ, द गॉड ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का भगवान, और मैंने ही सिम्बियोट प्रजाति को पैदा किया है। नल कहता है कि आज से बहुत साल पहले वो अपने अंधेरे के एम्पायर में था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन रोशनी आई और उसने उसके अंधेरे के एम्पायर को उससे छीन लिया। लेकिन उसके बाद आगे चलकर उसके बनाए हुए सिम्बियोट बच्चों ने भी उसे धोखा दिया और उसे पकड़कर इस क्लिंटार के अंदर कैद कर दिया। इसके आगे नल कहता है कि इस कैद से निकलने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए, क्योंकि कोडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो कि इस कैद की चाबी बनकर नल को यहाँ से आजाद कर सकती है। अब इसके साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि इस क्लिंटार पर नल के साथ न सिर्फ उसके सिम्बियोट्स होते हैं बल्कि यहीं पर ही बहुत सारे ज़ेनोफेज भी होते हैं। और ये ज़ेनोफेज ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो कि सिम्बियोट्स को मारकर खाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ही सोनी ने थोड़ा सा अलग टेक लिया है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो ये ज़ेनोफेज होते हैं ये लोग किसी और प्लेनेट के होते हैं, लेकिन वेनम 3 मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि इन सारे ज़ेनोफेज को भी नल ने क्रिएट किया है, और नल ने इन सबको क्रिएट किया है सिम्बियोट्स को क्रिएट करने से पहले। एंड इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे ज़ेनोफेज का कलर भी ब्लैक कलर का होता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि आज से सालों पहले जब सिम्बियोट रेस नल के खिलाफ हो गई थी तब उन सब ने मिलकर तो नल को कैद कर दिया था, लेकिन ये ज़ेनोफेज स्पीशीज अभी भी नल की वफादार है। और इसके लिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नल अपने सारे ज़ेनोफेज को ये ऑर्डर देता है कि वो यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाए और सभी प्लैनेट्स पर जा जाकर कोडेक्स को ढूंढे, और उन सभी ज़ेनोफेज को जैसे ही कोडेक्स मिले वैसे वो उस कोडेक्स को नल के लिए लेकर आए ताकि नल कोडेक्स की मदद से आजाद हो सके। और इसके लिए दोस्तों नल यहाँ पर कहता है कि एक बार जैसे उसे कोडेक्स मिल जाएगा वैसे वो यहाँ से आजाद हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने डार्कनेस के एम्पायर को फिर से बनाएगा। और फिर ये बोलने के बाद ही नल अपने आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है और उन पोर्टल्स की मदद से सारे ज़ेनोफेज को यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पर भेज देता है ताकि वो सभी नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। अब इसके बाद मूवी का इंट्रो आता है, और इंट्रो के खत्म होने के बाद ही हम सीधा एडी ब्रॉक को देखते हैं। और एडी ब्रॉक इस टाइम पर उसी बार में बैठा होता है जिस बार में वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था, और हमें पता लगता है कि ये सीन भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला ही सीन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक एमसीयू हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, और इसके साथ ही वो बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर थैनोस नाम का कोई विलन आया था जिसने कि आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। बट हालांकि इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपने वेनम सिम्बियोट के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं, और इसीलिए अगली पल एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भी एडी और वेनम ये देखते हैं कि वो लोग अपने यूनिवर्स के अंदर भी सेम उसी जगह पर हैं जिस जगह पर वो लोग एमसीयू की दुनिया में थे, यानी कि इस टाइम पर भी वो लोग मैक्सिको के उसी बार के अंदर होते हैं। और तो और उनके सामने का बारटेंडर भी बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके यूनिवर्स के बारटेंडर के बाल लंबे होते हैं। अब एडी ब्रॉक के यहाँ पर आते ही हम ये देखते हैं कि वेनम एडी की बॉडी से अपने कई सारे हाथ बाहर निकालता है और एडी ब्रॉक के लिए ड्रिंक बनाकर उसे पिलाता है। लेकिन इसी टाइम पर बारटेंडर एडी को देखता है, जिस वजह से वो ये नोटिस कर लेता है कि एडी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर एडी ब्रॉक उसी बार में लगे हुए एक टीवी को देखता है, जिस टीवी के अंदर ये न्यूज चल रही होती है कि पैट्रिक मुलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है, और पुलिस को यह शक है कि पैट्रिक मुलिगन को एडी ब्रॉक ने मारा है। इसके लिए पुलिस एडी ब्रॉक को ढूंढ रही है, लेकिन एडी ब्रॉक इस टाइम पर गायब है। अब एडी ब्रॉक जैसे ये न्यूज सुनता है कि पुलिस वाले उसे पैट्रिक मुलिगन का हत्यारा समझ रहे हैं, वैसे ही वो समझ जाता है कि इस टाइम पर उसका सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बेगुनाही को साबित भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर इसके बाद ही वेनम सिम्बियोट एडी से बोलता है कि अब आखिरकार एडी क्या करने वाला है, जिस पर एडी वेनम को बताता है कि असल में अब वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक जज को जानता है और एडी को उस जज के कई सारे बुरे कामों के बारे में पता है, और इसीलिए एडी उस जज से मदद लेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। अब एडी ब्रॉक जैसे इस बात को फाइनल करता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है, वैसे ही वो उस बारटेंडर के पैसे देता है और पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि बारटेंडर को पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ निकालता है और उसके काउंटर के ऊपर पैसे रख देता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वेनम ने जब काउंटर पर पैसे रखे होते हैं तब उसी टाइम पर पैसों के साथ साथ वेनम की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा
टुकड़ा वहाँ पर रह जाता है और ये टुकड़ा भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा टुकड़ा वेनम ने एमसीयू यूनिवर्स में छोड़ दिया था। अब एडी ब्रॉक बाहर से निकलकर बाहर चलने लगता है, लेकिन बाहर सड़क पर चलते हुए उसे कई सारे कुत्तों की आवाजें आती है और इसीलिए उन सारे डॉग्स की आवाजों को सुनकर एडी ब्रॉक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे डॉग्स होते हैं। वहाँ पहुंचकर एडी और वेनम ये देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने बहुत सारे डॉग्स को पिंजरों में कैद कर रखा है और शायद से वो सब लोग मिलकर इन सारे डॉग्स को बेचना चाहते हैं और इसीलिए एडी और वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सारे पिंजरों को खोलकर डॉग्स को आजाद कर देंगे। लेकिन उनके ऐसा कुछ करने से पहले वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं और ये तीनों वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को यहाँ पर कैद किया होता है। यहाँ पर एडी इन सबको जाने के लिए कहता है और वो उन तीनों से कहता है कि अगर वो लोग इन सब कुत्तों को जाने दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं तो वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो तीनों एडी की बात नहीं मानते और वो लोग एडी पर हमला कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वेनम सिम्बियोट बाहर आता है और एडी ब्रॉक इस मूवी में पहली बार वेनम बनता है और फिर वेनम बनते ही वो सबसे पहले सारे डॉग्स को आजाद करता है एंड देन उन तीनों विलन्स को पकड़कर वेनम उनके सर को खा जाता है। अब इन सब के बाद एडी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उन सभी डॉग्स को आजाद करवा के वो वहाँ से निकल जाता है और अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि एडी के पीछे वाली बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ जाता है, यानी कि वही जेनोफेज जिसे नल ने भेजा है। बट एडी ब्रॉक उस जेनोफेज को देखता नहीं है एंड वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब इसी की दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक आदमी बैठा है जो कि इस टाइम पर एडी ब्रॉक पर नजर रख रहा है और एडी ब्रॉक इस टाइम पर जिस रोड पर चल रहा है उस रोड के सीसीटीवी कैमरास एडी ब्रॉक की फुटेज कवर कर रहे हैं और इन्हीं सारे फुटेज के जरिए वो अनजान आदमी एडी ब्रॉक को देख रहा है। अब यहाँ पर हमें इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये आदमी यहाँ पर कहता है कि एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है और इसीलिए अब इसे पकड़ने का वक्त आ गया है। और फिर इसके लिए ये अनजान आदमी जनरल रेक्स को फोन करता है एंड उससे कहता है कि वो एडी को पकड़ ले। और यहाँ पर इसकी बातों से हमें पता लग जाता है कि ये बंदा चाहे जो भी है लेकिन ये एडी ब्रॉक और वेनम दोनों के बारे में जानता है। अब इसके बाद ही हम सीधा जनरल रेक्स को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन मिलते ही अपनी टीम के साथ सीधा उसी बार के अंदर जाता है जहाँ पर एडी और वेनम थे। यहाँ पर पहुंचकर वो उस बारटेंडर से इन्फॉर्मेशन लेता है, जिस पर वो बारटेंडर जनरल रेक्स को बताता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे और वो अपने हाथों को बहुत ही लंबा करके कुछ भी पकड़ रहा था। अब ये बात सुनकर ही जनरल रेक्स अपनी टीम से कहता है कि वो लोग उस बारटेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले चले, जिसके लिए टीम ऐसा ही करती है और वो उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जनरल रेक्स वेनम सिम्बियोट की बॉडी के उस छोटे से पार्ट को भी उठा लेता है जो कि वेनम की बॉडी से निकलकर काउंटर पर रह गया था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक लेडी से मिलते हैं। अब इस लेडी का नाम होता है डॉक्टर पेन एंड हमें पता लगता है कि ये डॉक्टर पेन बेसिकली एरिया 51 के अंदर रिसर्च का काम करती है। अब दोस्तों, जो भी लोग नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि बेसिकली एरिया 51 नाम की जगह यूएसए में सच में एग्जिस्ट करती है और इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस और एलियन से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च की जाती है एंड हमें इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि एरिया 51 में अपना काम करने जाती है और वहां पर आकर हमें पता लगता है कि बेसिकली अर्थ पर जितने भी सिम्बियोट्स मौजूद थे उन सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर यहीं पर रखा गया है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर डॉक्टर पेन से मिलने के लिए जनरल रेक्स आता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो जनरल रेक्स है वो भी असल में एरिया 51 के लिए काम करता है। यहाँ पर जनरल रेक्स ने बार के अंदर से वेनम की बॉडी के जिस छोटे से टुकड़े को पकड़ा होता है वो उसे भी डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर पेन जनरल रेक्स को लेकर सीधा एक रूम के पास जाती है और वहाँ रूम के अंदर के एक बंदे को देखने लगती है। हम ये नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर पैट्रिक मुलिगन है जो कि इस टाइम पर जिंदा है और एरिया 51 की कैद में है। यहाँ पर डॉक्टर पेन और जनरल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जब हमें मिला था तब उस टाइम पर ये मरा हुआ था और इसके लिए हमने एक सिम्बियोट से इसका बॉन्ड करवाया जिस वजह से अब ये जिंदा हो चुका है। एंड फिर यहीं से दोस्तों हमें पता लगता है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर कोई सिम्बियोट किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अब इसके बाद ही हमें नोटिस करते हैं कि पैट्रिक मुलिगन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो रूम के शीशे के पास आता है एंड वो डॉक्टर पेन और जनरल से बात करते हुए उनसे कहता है कि तुम सबके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि असल में पैट्रिक मुलिगन जो भी बोल रहा है वो असलियत में उसके सिम्बियोट के शब्द हैं, जिसका मतलब इस टाइम पर पैट्रिक मुलिगन नहीं बल्कि उसका सिम्बियोट उनसे बातें कर रहा है। यहाँ पर पैट्रिक मुलिगन के अंदर का सिम्बियोट जनरल और डॉक्टर पेन को नल के बारे में बताता है और इस सिम्बियोट को भी नल के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे सिम्बियोट्स हाइव माइंड से कनेक्टेड है। वो सिम्बियोट उन्हें बताता है कि जिसने उन सबको क्रिएट किया है उसका नाम नल है और वो अंधेरे का भगवान है। लेकिन आज से बहुत साल पहले उन सारे सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और इसीलिए वो कोडेक्स को हासिल करना चाहता है ताकि कोडेक्स से वो खुद को आजाद कर ले। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एडी को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट बनकर एक प्लेन से चिपक गया है और वो उसी प्लेन के जरिए हवा में उड़ के न्यूयॉर्क आ रहा है। लेकिन इसके अगले पल एक जेनोफेज वेनम को ट्रेस करता हुआ उसी प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसी प्लेन पर वेनम और जेनोफेज की फाइट होती है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जेनोफेज को वेनम की बॉडी के अंदर कोडेक्स दिख रहा होता है जो कोडेक्स वेनम के गले पर होता है। लेकिन यहाँ पर वेनम किसी तरह से जेनोफेज को चकमा दे देता है और वो प्लेन से कूदकर एक पैराशूट खोलता है और एडी को बचा लेता है। नीचे आकर एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कौन था और आखिरकार वो उन पर हमला क्यों कर रहा था। इसका जवाब देते हुए वेनम एडी को बताता है कि असल में वो एक जेनोफेज था और वो यहाँ पर उनसे उनका कोडेक्स लेने आया था। अब वेनम की बातें सुनकर एडी को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए एडी उससे कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, जो सुनकर वेनम एडी को सब कुछ शुरुआत से बताता है। वेनम एडी को बताता है कि असल में उन सभी सिम्बियोट्स को एक गॉड ने क्रिएट किया है जिस गॉड का नाम है नल। लेकिन उसी नल ने सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट
करने के साथ साथ सारे जेनोफेज को भी क्रिएट किया है, यानी कि वही क्रीचर जो कि उन पर हमला करने आया था। लेकिन आज से बहुत साल पहले सारे सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को क्लिंटार के अंदर कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और आजाद होने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए। अब इसके बाद कोडेक्स के बारे में बताते हुए वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है कि एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को फिर से जिंदा करने की पावर्स होती है, और इसीलिए मान लो अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मर गया तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन जैसे कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा करता है, वैसी उसके और उसके होस्ट की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, और वही एनर्जी असल में कोडेक्स है, और यही कोडेक्स नल को चाहिए जिससे कि वो खुद को क्लिंटार नाम की जेल से आजाद कर सके। अब वेनम की बात सुनकर एडी उससे कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तो कोई कोडेक्स नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं मरा हूं। पर ये सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि तुम एक बार मर चुके हो, और फिर इसके बाद ही हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जो सीन वेनम 1 मूवी का होता है। एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक की मौत हो जाती है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी को फिर से जिंदा करता है। एंड अब इसी वजह से वेनम सिम्बियोट और एडी की बॉडी के अंदर कोडेक्स आ चुका है। लेकिन यहीं पर ही वेनम एडी से ये भी कहता है कि जेनोफेज को कोडेक्स सिर्फ तभी दिखाई देता है जब वो एडी ब्रॉक को पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जैसी एडी ब्रॉक पूरी तरह से वेनम बनता है वैसे उसके गले पे जो कोडेक्स है वो पूरी तरह से चमकने लगता है, और जेनोफेज को कोडेक्स से सिग्नल मिलने लगता है, जिस वजह से जेनोफेज बहुत दूर से भी कोडेक्स को ढूंढकर वहां पर आ जाता है। और इसके लिए वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमारे पर जेनोफेज का खतरा है तब तक वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जेनोफेज उसे ढूंढकर वहां पर आ जाएगी और फिर वो एडी और वेनम दोनों को मारकर कोडेक्स को लेकर सीधा नल को दे देगी, जिसके बाद वो दोनों तो मरेंगे ही बल्कि नल भी आजाद हो जाएगा। अब इसके बाद एडी और वेनम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे आते ही उन्हें घोड़ा दिखता है, जिसके बाद ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वेनम घोड़े से बॉन्ड होगा ताकि वो एडी को जल्दी से वहां से ले जा सके। इसके लिए वेनम घोड़े से बॉन्ड होता है और वेनमाइज्ड हॉर्स बनके जल्दी से एडी को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन चलते चलते जैसे वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम एडी को ढूंढ लेती है, और उसे ढूंढते ही उस पर अटैक भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर वेनम एडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक फ्रॉग से भी बॉन्ड होता है और एक फिश से भी बॉन्ड होता है। लेकिन जब वेनम के पास कोई भी चारा नहीं बचता तब वो एडी से प्रॉपर्ली बॉन्ड हो जाता है। पर उसके ऐसा होते हम ये देखते हैं कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक कर लेती है और वो बहुत तेजी से वेनम के पास आ जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहां पर आते ही जनरल रेक्स की जो टीम होती है वो उससे डर जाती है और वो जेनोफेज पर फायरिंग करने लगती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में घुस जाता है और एडी ब्रॉक को वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद ही एडी ब्रॉक और वेनम जनरल रेक्स और जेनोफेज दोनों से बच जाते हैं। इसके बाद ही एडी जंगल में आगे बढ़ने लगता है, और वो जैसी थोड़ा आगे जाता है वैसी वो एक आदमी से मिलता है, जिस आदमी का नाम होता है मार्टिन। और मार्टिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होता है, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर मार्टिन एडी को अपने साथ खाना खिलाता है, और पूछे जाने पर मार्टिन एडी को बताता है कि वो असल में एरिया 51 के पास जा रहा है, क्योंकि उसने ये सुना है कि वहाँ पर एलियंस होते हैं और उसका हमेशा से ये सपना रहा है कि वो एलियंस को देखे, एंड इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर एलियंस देखने जा रहा है। अब मार्टिन की बातें सुनकर एडी को ये समझ में आ जाता है कि मार्टिन काफी भोला वाला और अच्छा इंसान है, और इसके लिए एडी मार्टिन से हेल्प मांगता है एंड उससे कहता है कि मार्टिन उसे अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है और वो एडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। जिसके बाद ही मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। यहाँ पर आने के बाद ही एडी ब्रॉक छुपने के लिए अपने कपड़े बदलता है और सीधा एक कसिनो में चला जाता है। लेकिन उसी कसिनो के अंदर वो मिसेस चैन से मिलता है, जिसके बाद ही मिसेस चैन एडी को देखकर बहुत खुश होती है एंड वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ पर मिसेस चैन काफी खुश होती है और इसीलिए वो एडी के सामने डांस करती है एंड वो एडी से कहती है कि वो भी डांस करे, जिस पर हम ये देखते हैं कि एडी तो मना कर देता है, लेकिन वेनम एक्साइटमेंट में आकर डांस करने लगता है और वो एडी को प्रॉपर्ली वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट जैसे ऐसा होता है वैसी जेनोफेज उसे ट्रैक करते हुए वहां पर आ जाती है, बट जेनोफेज को देखकर वेनम फिर से एडी की बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद ही जेनोफेज उसे ट्रैक नहीं कर पाती है एंड वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहां से जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रॉक को ढूंढ लिया था, और इसीलिए वहां पर आने के बाद ही वो लोग एडी ब्रॉक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का यूज करके उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर उसे कंटेनर में कैद कर देते हैं, और फिर वो लोग एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को लेकर सीधा एरिया 51 के लैब में आ जाते हैं। इधर एडी ब्रॉक को जैसी होश आता है वैसी वो ये देखता है कि वो एरिया 51 के लैब के अंदर है, लेकिन जैसी उसे होश आता है वैसे हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी की जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है, जिसका नाम डॉक्टर सैडी होता है, उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा एडी की बॉडी में घुस जाता है, और जैसे ऐसा होता है वैसे एडी ब्रॉक की जान बच जाती है और वो प्रॉपर्ली वेनम बन जाता है। लेकिन उसके वेनम बनते ही जेनोफेज भी उसे ट्रैक कर लेती है और वो भी सीधा उस लैब के अंदर घुस जाती है, और लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगती है और बारी बारी करके जनरल रेक्स के सारे आदमियों को भी मारने लगती है। अब ये देखकर डॉक्टर पेन की जो असिस्टेंट होती है यानी कि डॉक्टर सैडी, वो बारी बारी करके सारे सिम्बियोट्स के कंटेनर को भी खोल देती है ताकि सारे सिम्बियोट्स मिलकर वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर जेनोफेज को हरा सके। और इसीलिए जैसे सारे सिम्बियोट्स अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होते हैं और जेनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनोफेज इन सारे सिम्बियोट्स से काफी पावरफुल होती है और इसीलिए वो इनमें से कुछ सिम्बियोट्स को पकड़ कर तो उन्हें खा भी जाती है। लेकिन वेनम इस बात का फायदा उठाता है और वो जल्दी से एडी की बॉडी में आ जाता है, जिससे कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक नहीं कर पाती है, और फिर अगले पल एडी ब्रॉक उस लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर खुले इलाके में आ जाता है। लेकिन बाहर आने के
के बाद ही एडी ये नोटिस करता है कि वहाँ पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आई हुई है। लेकिन अब क्योंकि जेनोफेज की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था, इसीलिए एडी जल्दी से उनके पास जाता है और वो उन सबको सेफली वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अब सारे सिम्बियोट्स मिलकर जेनोफेज पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ऐसा होता है वैसी जेनोफेज बहुत जोर से स्क्रीम करने लगती है एंड वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथियों को सिग्नल दे देती है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं एंड वहाँ पर और भी 4-5 जेनोफेज आ जाते हैं। और फिर इसीलिए ये सब देखकर एडी ब्रॉक वेनम बनता है और वो भी सारे सिम्बियोट्स के साथ मिलकर सभी जेनोफेज से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि इतने सारे जेनोफेज सिम्बियोट्स पर बहुत भारी थे, इसीलिए सिम्बियोट्स की हार होने लगती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वेनम और एडी ब्रॉक भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर इसके लिए वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को थोड़ा दूर लेकर आता है एंड वो एडी से कहता है कि अब उसके पास इन सारे जेनोफेज को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके लिए उसे और एडी को साथ मिलकर जेनोफेजिस का सामना करना होगा। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक एक बार फिर से वेनम बनता है और सभी जेनोफेज के पास आने लगता है, जो देखकर सारे जेनोफेज भी वेनम को घेर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वेनम अपने कई सारे टेंटिकल्स निकालता है और उन सारे जेनोफेज को भी खुद से बॉन्ड करने लगता है, यानी कि वो उन सबको भी खुद में मिला लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद ही वेनम पास की एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल एसिड रखा होता है और वो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ भी खत्म कर सकता है। और यहाँ पर वेनम का प्लान होता है कि अब वो इन सारे जेनोफेज को उसी एसिड से मार दे। और इसीलिए वेनम जैसे उन सबको लेकर एसिड के पास जाता है, वैसे वहां पहुंचने के ठीक पहले वो एडी ब्रॉक अपनी बॉडी से निकालकर दूर कर देता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। एंड फिर उसके बाद ही वेनम सारे जेनोफेजेस को लेकर एसिड के नीचे आ जाता है, जिसके बाद ही उस खतरनाक एसिड की वजह से वो सारे जेनोफेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस सबके साथ साथ वेनम सिम्बियोट भी मारा जाता है। पर इस तरह से अपने मरने के साथ साथ वेनम सिम्बियोट सारे जेनोफेजेस को भी खत्म कर देता है और वेनम के साथ साथ एडी ब्रॉक भी बहुत सारी इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो डॉक्टर पेन होती है वो एक कंटेनर से एक सिम्बियोट को निकालती है एंड वो सिम्बियोट और कोई नहीं बल्कि स्कॉन सिम्बियोट होती है। एंड इसीलिए डॉक्टर पेन स्कॉन सिम्बियोट से बॉन्ड होकर स्कॉन बनती है और अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद जब एडी ब्रॉक की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि वो इस टाइम पर एक हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ पर एडी ब्रॉक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो यहाँ पर आकर एडी को थैंक यू बोलते हुए उससे कहता है कि एडी ब्रॉक ने जेनोफेज नाम के उन सारे एलियन क्रीचर से हम लोगों को बचाया है और एडी एंड उसके वेनम सिम्बियोट की वजह से ही एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। और इसीलिए वो ऑफिसर एडी को उसके सारे चार्जेस से फ्री कर देता है एंड वो एडी से कहता है कि अब से एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगता है, लेकिन एडी को अपने वेनम सिम्बियोट की बहुत याद आती है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स आते हैं, जिनमें से पहले सीन के अंदर हम नल को देखते हैं। इस सीन में हमें नल का प्रॉपर फेस दिखाया जाता है और यहाँ पर नल कहता है कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। सो इसीलिए इस वाले सीन से हमें पता लगता है कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को मूवीज के अंदर आगे भी यूज किया जाएगा। बाकी इसके साथ ही बात करें दूसरे सीन के बारे में, तो इस दूसरे वाले सीन के अंदर हमें वही बारटेंडर दिखता है जिसे जनरल रेक्स पकड़ के एरिया 51 में लाया था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बारटेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा होता है और वो ये देख रहा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन फिर यहीं पर ही हम ये भी देखते हैं कि उस बारटेंडर के थोड़ा दूरी पर ही वेनम सिम्बियोट की बॉडी का वही टुकड़ा होता है जिसे जनरल रेक्स ने बारटेंडर के बार से पकड़ा था। लेकिन ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये वाला सीन बेसिकली हमें बताता है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर वेनम अभी भी जिंदा है, क्योंकि वेनम की बॉडी का जो छोटा सा टुकड़ा बच गया है वही आगे चलकर यहाँ का वेनम बनेगा और शायद से हो सकता है कि वो सबसे पहले बारटेंडर के साथ ही बॉन्ड हो। लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है ये सब तो हमें आगे ही पता लगेगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो वेनम द लास्ट डांस मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर वेनम या फिर वेनम 3 जरूर लिखना, या फिर आप चाहे तो गुड या फिर वेरी गुड भी लिख सकते हैं। और ये सब इसीलिए ताकि हमें पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।